विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने आर्थिक नियोजन के उद्भव एवं विकास की बात की थी। आज हम आर्थिक नियोजन का अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। 1894 में सर विलियम हरकोर्ट ने कहा था कि हम सभी आज समाजवादी हैं। इसके विपरीत आज के युग में डार्विन के मतानुसार अगर ये कहा जाए कि हम सभी योजना निर्माता हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूंजीवाद के पतन तथा द्वितीय विश्व युद्ध या विश्व युद्धों से निर्मित गंभीर परिस्थितियों ने आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक नियोजन की पद्धति को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया है। आज जीवन का मूल उद्देश्य जो है वो नियोजन समझा जाने लगा है। विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था, भले ही वह पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, आर्थिक नियोजन के बिना अपना काम नहीं चला सकती। जहाँ तक आर्थिक नियोजन की परिभाषा का प्रश्न है, अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द की परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोणों से दी है। समस्त उपलब्ध परिभाषाएं एक ही विषय से संबंधित है, फिर भी उनमें एक रूपता का अभाव देखने को मिलता है। आर्थिक साहित्य में आर्थिक नियोजन शब्द का प्रयोग इतने अधिक विस्तृत रूप में किया गया है कि यह शब्द स्वयं में ही भ्रमात्मक जान पड़ता है। आर्थिक नियोजन को समाजवाद, साम्यवाद तथा आर्थिक विकास का पर्यायवाची कहा जाता है। तो कभी आर्थिक मामलों में राज्य द्वारा किए गए हस्तक्षेप को नियोजन कहकर पुकारा जाता है। हम ये भली प्रकार से जानते हैं कि राज्य हस्तक्षेप नियोजन नहीं हो सकता, जबकि नियोजन के अभाव में भी राज्य हस्तक्षेप संभव हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि तब नियोजन क्या है? कि नियोजन न तो समाजवाद है, न ही साम्यवाद है, न ही राज्य का हस्तक्षेप है। तो वास्तव में आर्थिक नियोजन एक तकनीक है। यह वांछित उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन है। यह लक्ष्य केंद्रीय नियोजन अधिकारी एवं शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित तथा स्पष्ट परिभाषित होने चाहिए, भले ही यह लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा सेना व सुरक्षा से संबंधित क्यों नहीं हो। तो आर्थिक नियोजन जो है कि अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र के संबंध में सभी विद्वान एक मत नहीं है। आर्थिक नियोजन 20वीं शताब्दी की देन है। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन की न प्रणाली का जन्म हुआ। इस प्रणाली में निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई और प्रत्येक व्यक्ति को व्यावसायिक स्वतंत्रता दी गई, जिसे पूंजीवाद की हम संज्ञा देते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस नीति के दोष अनुभव किए जाने लगे। इन्हें दूर करने के लिए राजकीय हस्तक्षेप का समर्थन किया जाने लगा। यहीं से नियोजन के विचार का सूत्रपात होता है। सबसे पहले 1928 में सोवियत संघ ने पहली बार नियोजन को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया गया। वहाँ की पिछड़ी हुई कृषि एवं औद्योगिक व्यवस्था को आधुनिक औद्योगिक शक्ति में बदलने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई। ये योजना सफल रही। इनका अन्य देशों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार से आर्थिक नियोजन का विचार बढ़ता रहा। आर्थिक नियोजन वर्तमान समय का महत्वपूर्ण आर्थिक नारा तथा सभी आर्थिक रोगों की औषधि जैसा बन गया है। इसके संबंध में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिनमें प्रोफेसर डाल्टन की परिभाषा है कि व्यापक अर्थ में आर्थिक नियोजन विशाल साधनों के संरक्षणों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का सचेत निर्देशन है। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जो साधन है, उन साधनों का संरक्षण करते हुए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनके लिए आर्थिक क्रियाओं में निर्देशन करना। नेक्स्ट फिर प्रोफेसर हैरिस के अनुसार कि नियोजन से अभिप्राय आय तथा मूल्य के संदर्भ में नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के लिए साधनों का आवंटन मात्र है। यानी हमारे जो साधन है जो सीमित मात्रा में है, उन सीमित साधनों का नियोजन के माध्यम से नियोजन अधिकारी द्वारा
उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवंटन करना ही नियोजन कहा गया है। इनके पश्चात प्रोफेसर गुन्नार मिडाल ने जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की रीति नीति से संबंधित वह कार्यक्रम है जिसमें बाजार शक्तियों के कार्यकलापों में राज्य हस्तक्षेप की प्रणाली की सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर ले जाने हेतु लागू किया जाता है। यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जो बाजार की शक्तियां हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप करते हैं और जो सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर ले जाती है, यानी लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करती है। भारतीय योजना आयोग या भारतीय नियोजन आयोग ने आर्थिक नियोजन की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार आर्थिक नियोजन आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों के अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का मार्ग है। तो इस प्रकार से भारत का जो आर्थिक नियोजन आयोग है वो कहता है कि हम सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों के अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने के लिए जो मार्ग अपनाते हैं, उस मार्ग को इन्होंने जो है आर्थिक नियोजन कहा है। इसके संबंध में बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी भारत की, उनके अनुसार आर्थिक नियोजन उपभोग, उत्पादन, विनियोग, व्यापार तथा राष्ट्रीय लाभांश के वितरण से संबंधित स्वार्थ रहित विशेषज्ञों का तकनीकी समन्वय है जो राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न परिभाषाओं को देखने के बाद हम एक आर्थिक नियोजन की एक सामान्य परिभाषा ये दे सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ एक संगठित आर्थिक प्रयास से है जिसमें एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। यानी हमारे जो साधन हैं, उन साधनों के द्वारा उनका उचित उपयोग करके, प्राथमिकताओं के आधार पर उपयोग करके एक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठित प्रयास करते हैं, जिसे हम योजना अथवा आर्थिक नियोजन का नाम दे सकते हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पूर्व इन परिभाषाओं को देखने से हमें ऐसा जान पड़ता है कि इन परिभाषाओं से हमें ये पता चलता है कि नियोजन में जो है कौन कौन से लक्षण होते हैं या नियोजन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो मैं बता देना चाहूँगा कि जो नियोजन की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर जो विशेषताएं निकल कर आती है वो ये है कि नियोजन आर्थिक संगठन एवं विकास की एक समन्वित प्रणाली है। नियोजन की समस्त क्रियाविधि एक केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा संपन्न की जाती है, जैसे भारत में राष्ट्रीय या भारतीय योजना आयोग द्वारा। केंद्रीय जो नियोजन सत्ता होती है उसके द्वारा देश में उपलब्ध समस्त साधनों का निरीक्षण, सर्वेक्षण तथा संगठन करके पूर्व निश्चित उद्देश्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। इसमें अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करने हेतु साधनों का वितरण विवेकपूर्ण ढंग से तथा प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। इसमें उद्देश्य जो है वो पूर्व में निर्धारित कर लिए जाते हैं। लक्ष्यों व पूर्ति व उद्देश्यों की पूर्ति एक निश्चित अवधि में होनी चाहिए, जैसे पंचवर्षीय योजना में 5 साल निर्धारित होते हैं। आर्थिक नियोजन राष्ट्रव्यापी हो, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। इसके सफल संचालन के लिए जरूरी है कि जनता इसमें अपना सहयोग दे। आर्थिक नियोजन का जो संचालन है एक कुशल केंद्रीय आयोजन सत्ता द्वारा किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं हमारे सामने आई है। अब हम चलते हैं कि जो है आर्थिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आर्थिक नियोजन सदैव या हमेशा ही किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है। जो निरुद्देश्य नियोजन प्रसाधनों के उपयोग का एक राजनीतिक प्रपंच मात्र है। जैसा कि डॉक्टर जॉन इलियट के अनुसार नियोजन क्रिया स्वयं में एक सउद्देश्य क्रिया है। किन्हीं पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अभाव में नियोजन की कल्पना करना नितांत कठिन है। नियोजन एक साधन है जिसे सदैव किसी निश्चित लक्ष्य के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है।
आर्थिक नियोजन के जो उद्देश्य हैं इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य। सबसे पहले हम लेते हैं आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक नियोजन का जो प्रारंभ है वो विकास है, बहुत कुछ सीमा तक आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। तो आर्थिक उद्देश्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो उद्देश्य आते हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। ये आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय साधनों का समुचित उपयोग कर उत्पादन की मात्रा में अधिकतम वृद्धि करना होता है। दूसरा फिर जो आर्थिक उद्देश्य है इसका वो है आय में समानता। पूंजीवाद के पतन एवं समाजवाद के विकास ने इस उद्देश्य को अधिक परिपक्वता प्रदान की है। आज विश्व की प्रत्येक सरकार के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में आय की समानताएं बनाए रखना आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। फिर इसका जो उद्देश्य है कि साधनों का उचित उपयोग करना। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो साधन उपलब्ध है, उन साधनों का उचित उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाना आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। फिर एक देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति को उपलब्ध करना। तो आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार को लगभग पर्यायवाची माना जाता है कि जिस प्रकार बढ़े हुए रोजगार का प्रत्येक सुअवसर राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक विकास के फलीभूत होने पर ही रोजगार के नए सुअवसर प्राप्त होते हैं। तो आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना होता है। फिर लोगों को अवसर की समानता देना। अवसर की समानता से हमारा तात्पर्य देश की समस्त कार्यशील जनसंख्या को अपने जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान करना है। आर्चर लूस के मतानुसार कुशलता की न्यूनतम तथा संपत्ति के असमान वितरण के कारण ही अवसर की असमानता का सूत्रपात होता है। नियोजन के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार व प्रशिक्षण देकर लोगों की कुशलता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट फिर आर्थिक उद्देश्य है इसका संतुलित विकास। संतुलित विकास का मतलब है कि संपूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए देश के अविकसित भागों का हमें विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इस नियोजन के द्वारा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में संतुलन बनाते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास किया जा सकता है। क्योंकि जब हम योजनाएं बनाते हैं तो उसमें साधनों का आवंटन करते हैं और साधनों का आवंटन हम इस प्रकार से करें कि संपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास किया जा सके। नेक्स्ट फिर हम आते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत है पहला सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी जो नागरिक हैं वो विशेषकर श्रमिकों को पर्याप्त आय अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे कि वे एक उचित जीवन स्तर व्यतीत कर सकें। श्रमिकों की चिकित्सा व्यवस्था, उनका बेरोजगारी भत्ता, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन का समावेश सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है। फिर है सामाजिक न्याय। नियोजन का उद्देश्य मात्र उत्पादन और आय बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि वितरण को समान बनाना भी होता है। आर्थिक नियोजन जाति, धर्म, लिंग के सभी भेदभावों को भुलाकर प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है। इसके पश्चात जो है हम आते हैं राजनीतिक उद्देश्यों पर। तो जो आर्थिक नियोजन के विकास के प्रथम चरण में राजनीतिक उद्देश्यों की प्रधानता रही है। राजनीति से प्रेरित होकर ही आर्थिक नियोजन का प्रारंभ किया गया था। रूस की जो पहली और पांचवी योजना थी वो मुख्य रूप से राजनीतिक योजना थी। इसी प्रकार इटली और चीन द्वारा जो योजनाओं का प्रारंभ किया गया था मुख्य रूप से राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए आर्थिक संपन्नता को एक प्रविधि मात्र माना गया था। हिटलर की जो व्यवस्था थी उसकी योजना का मुख्य उद्देश्य था यहूदियों को उनकी निजी संपत्ति से वंचित करना। तो इस प्रकार से आर्थिक नियोजन के भी राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, जिनमें हम सबसे पहला ले सकते हैं देश की सुरक्षा। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा राजनीतिक सत्ता की सुरक्षा, सैन्य शक्ति में वृद्धि करना और शक्ति तथा सम्मान से उत्तरोत्तर विकास करने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों को आर्थिक नियोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। फिर शांति की स्थापना करना। देश में जब तक शांति की व्यवस्था नहीं होगी तब तक आर्थिक उन्नति संभव नहीं हो सकती। शांति की स्थापना तभी होगी जब समाज में समृद्धि और संपन्नता होगी। समाज में समृद्धि एवं संपन्नता के जो है वो आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही स्थापित
हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका राजनीतिक उद्देश्य है। फिर है कि रीति रिवाजों में परिवर्तन। शिक्षा के प्रचार प्रसार से सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ भावी पीढ़ी का स्वास्थ्य व जीवन स्तर विकसित अवस्थाओं के अनुकूल बन जाता है। इस तरह शिक्षा में प्रसार कर आर्थिक नियोजन के द्वारा रीति रिवाजों में समय के अनुकूल परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक किस प्रकार से हो सकते हैं। अब भारत में जो आर्थिक नियोजन अपनाया गया था उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, मैं सिर्फ यहाँ प्रस्तावना के रूप में आपको बताना चाहूँगा। फिर आगे हम जब भारतीय नियोजन पढ़ेंगे तब उसमें और पढ़ेंगे। तो आर्थिक नियोजन संगठनों के बीच और उनके भीतर संसाधनों के आवंटन के लिए एक तंत्र होता है जो बाजार तंत्र के विपरीत होता है। तो आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं या केंद्र सरकारों द्वारा प्रभावित होते हैं। तो भारत की जो आर्थिक योजना थी या आर्थिक योजनाएं थी, उनके जो प्रमुख उद्देश्य थे उनमें सबसे पहला था आत्मनिर्भरता। यह योजना का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि देश खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चे माल जैसे लोहा और इस्पात है आदि के बारे में आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा विकास को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए बचत और निवेश की दरों को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। योजना के पूरा होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के टेक ऑफ स्तर पर पहुंच गई है। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार बढ़ाने और आंतरिक संसाधनों को विकसित करके विदेशी सहायता पर निर्भरता से छुटकारा पाना रहा है। दूसरा जो इसका रहा है प्रमुख, वो ये रहा है आर्थिक स्थिरता, है ना। विकास के रूप में स्थिरता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे हमारा तात्पर्य ये है कि महंगाई और जो मुद्रास्फीति है या अविस्फीति है कि लगातार समाप्ति की अनुपस्थिति होनी चाहिए। यदि मूल्य स्तर बहुत बढ़ जाता है या बहुत अधिक कम हो जाता है तो दोनों ही स्थिति में अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के संरचनात्मक असंतुलन पैदा हो जाते हैं। आर्थिक स्थिरता भारत में हर पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य में शामिल रही है तथा आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप कीमतों में कुछ वृद्धि अपरिहार्य रूप से हुई है, लेकिन ये अनुपात से बाहर नहीं होनी चाहिए। योजना की शुरुआत के बाद में कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य लिया गया था वो था सामाजिक कल्याण से संबंधित, सामाजिक कल्याण और सेवाएं। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य जो है वो श्रम कल्याण, पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास और गरीब लोगों के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक उन्नति आदि जैसी सामाजिक सेवाओं का विकास भी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ये जो तीन प्रमुख थे ये केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है निर्धारित किए जाते थे। फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास को भी प्राथमिकता दी हुई, क्योंकि भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो आर्थिक रूप से समान रूप से विकसित नहीं है। हम देखें पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये अधिक जो है विकसित हैं, जबकि यूपी, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय और आपके हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से आर्थिक विकास क्षेत्रीय समानता प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकता में हमेशा शामिल किया गया है। फिर रहा है कि व्यापक विकास। व्यापक विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सभी आर्थिक गतिविधियों का विकास करना, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, बिजली हो आदि सभी को एक साथ प्राप्त करने की मांग की जाती रही है। तो योजना में कृषि के विकास पर जोर दिया गया, तो दूसरी योजना में भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। मानव संसाधनों के विकास पर अलग अलग योजनाओं में अलग अलग रूप से कार्य किया गया। तो इस प्रकार से हमने हमारे संसाधनों को बढ़ाने में भी या उनको विकसित करने में भी सहयोग दिया है। तो इस प्रकार से आज हमने आर्थिक नियोजन का अर्थ, उसके परिभाषाएं तथा उसके उद्देश्यों का अध्ययन के साथ साथ भारतीय नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं उनका भी अध्ययन किया है।